हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज हम लोग एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का मॉक टेस्ट थर्ड सॉल्व करने वाले हैं। 2 मॉक टेस्ट मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ पार्ट ए का। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड रहते हैं। और जल्दी से पेन और पेपर उठा लो, अपने आंसर नोट डाउन करते जाना साथ साथ में, और आंसर मैच करते जाना। और लास्ट में अपना जो स्कोर आया है वो कॉमेंट में ज़रूर बताना कि कितना स्कोर आपने किया है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2025 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश ने आयोजित किया था? साउथ अफ्रीका, रशिया, इंडिया या फिर ब्राज़ील? 2-3 सेकंड रुकूंगी, आप अपना आंसर नोट डाउन कर लेना और फिर मैं सही आंसर बताऊंगी तो उससे मैच कर लेना। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रशिया, रूस। भारत ने 2025 में अंतरिक्ष आधारित संचार को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? GSAT-21, GSAT-24, GSAT-30 या GSAT-32? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, GSAT-21। पॉज करके भी आंसर नोट डाउन कर सकते हो अगर थोड़ा सोचने में टाइम लग रहा है तो। 2025 में 100% इलेक्ट्रिक पब्लिक बस फ्लीट लागू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? इंदौर, मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? जल्दी से आंसर टिक करो, क्या आंसर होगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। भारत ने जीता था 2025 का आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप। लेकिन हैरानी की बात है कि उस टाइम सोशल मीडिया पर जितना इसकी न्यूज़ नहीं आई थी, इसकी खबर नहीं आ रही थी, उससे ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि स्मृति मंदाना की शादी टूट गई है। तो दुर्भाग्य है हमारे देश का ये। तो 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज और ऊर्जा संचालित विमान लॉन्च किया है? अमेरिका, जापान, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के तोमरों को विस्थापित किया था? दिल्ली में जो तोमर वंश शासन करता था उसको किसने विस्थापित किया था? चौहानों ने, पाल ने, प्रतिहार ने या राष्ट्रकूटाज ने? तो एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो। जो पिछला मॉक टेस्ट था उसमें मैंने बताया था कि जो पाल वंश था, प्रतिहार वंश था, राष्ट्रकूट वंश था, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। किसको लेकर? कन्नौज को लेकर। तो ऑप्शन ए, चौहानों ने तोमरों को स्थापित किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इन तीनों में कौन जीता था त्रिपक्षीय संघर्ष में एट लास्ट? प्रतिहार वंश जीता था। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी थी? नागभट्ट फर्स्ट ने। सभी के मैंने आपको कैपिटल बताई थी, सभी राजवंशों की, और उनके जो स्थापना करी थी, संस्थापक थे, उनके नाम भी मैंने बताए थे। तो पूरा वो लिस्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर एनी बेसेंट? क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन ए, विजय लक्ष्मी पंडित, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन थी विजय लक्ष्मी पंडित? तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी बहन थी। एनी बेसेंट आपको पता होगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था? बहुत इजी प्रश्न है। केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर गुजरात? इसमें मैंने एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों मिक्स किए हैं। जैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे तो वो पीवाईक्यू में 2022, 2023, 2024 जब पेपर हुए तो उस टाइम का करंट अफेयर्स आया था। तो ये मैंने खुद से एमसीक्यू बनाए हैं इसके 2025 के पीवाईक्यू के बेसिस पर। और कुछ पीवाईक्यू लिए हैं, कुछ एमसीक्यू बनाए हैं, तो दोनों मिक्स हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, जो कि बना था 1953 में।
राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अमोघवर्ष, दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम या ध्रुव धारावर्ष? कौन था? ऑप्शन बी दंतीदुर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ हुमायूंनामा किसने लिखा था? बाबर, अबुल फजल, गुलबदन बेगम या फिर इब्न बतूता? किसने लिखा था हुमायूंनामा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। इन्होंने लिखा था हुमायूंनामा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, जिसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था 1526 में, और इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुके बाबरी। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, या अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। और इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था, और इसकी एक फेमस बुक का नाम है रहला, याद रखना। भारत में खुदरा महंगाई मापने के लिए मुख्य रूप से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर GDP डिफ्लेक्टर? किसका यूज होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। भारत में खुदरा महंगाई के मापन के लिए मुख्य रूप से CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सूचकांक का उपयोग किया जाता है। केंद्रीय बजट में निम्न में से कौन पूंजीगत व्यय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट लिखा है, ध्यान रखना, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट। हाईवे निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, सरकारी ऋण पर ब्याज, पेइंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन्स, रक्षा उपकरण खरीदना, बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट्स, रेल अवसंरचना में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पेइंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन्स, सरकारी ऋण पर ब्याज। केंद्रीय बजट में पेइंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन्स, सरकारी ऋण पर ब्याज पूंजीगत व्यय नहीं होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 21? बहुत इजी है, इस पे एक मूवी भी बनी थी, आयुष्मान खुराना थे उस मूवी में, हीरोइन नहीं पता मुझे कौन थी, नाम भी यही था, आर्टिकल 15, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। आर्टिकल 16 इक्वालिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ प्रदान करता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? कोठारी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, इलेक्शन कमीशन या फिर सरकारिया कमीशन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता कमेटी ने करी थी इसकी सिफारिश। बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी थी? 1957 में। रिकमेंडेड 3 टियर पंचायती राज इन्होंने बताया था। अशोक मेहता कमेटी 1978 में बनी थी, इसी के लिए इन्होंने 2 टियर सिस्टम बताया था। कोठारी कमीशन एजुकेशन से संबंधित है और सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। देखो अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 14, अब इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं। वही एरर बतानी है। इफ वी डजंट प्लांट ट्रीज देयर मे बी नथिंग लेफ्ट फॉर आवर चिल्ड्रन। इफ वी गलत है, डजंट प्लांट गलत है, नथिंग गलत है या आवर चिल्ड्रन, किस में एरर है बताओ। तो देखो इसके लिए मैंने टेंस का पूरा वीडियो बना दिया था, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो, 2-3 दिन पहले ही डाला था मैंने अभी टेंस का वीडियो पूरा, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन बी डजंट प्लांट गलत है, क्योंकि देखो वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट मैंने उसमें बताया था। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं ही, शी, इट और किसी का भी नाम, और प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं आई, वी, यू और दे।
तो ही शी इट और किसी के नाम के साथ डस का यूज होता है, और पी प्लूरल सब्जेक्ट मतलब आई वी यू और दे, इनके साथ डू का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या है, वी मतलब यहाँ पर डू का यूज होना था, लेकिन यहाँ पर डस का यूज कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, डजंट प्लांट। एरर बताना है। ऑन अ ट्रिप टू द फॉरेस्ट ऑफ सदर्न इंडिया आई वॉज स्टनिंग टू सी मैसिव रोडेंट स्लीपिंग ट्री टॉप टू ट्री टॉप। ऑन अ ट्रिप टू द फॉरेस्ट ऑफ सदर्न इंडिया गलत है, आई वॉज स्टनिंग टू सी मैसिव गलत है, रोडेंट स्लीपिंग फ्रॉम ट्री टॉप टू ट्री टॉप गलत है, या फिर कोई एरर नहीं है इसमें। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आई वॉज स्टनिंग टू सी मैसिव, क्योंकि यहाँ पर स्टनिंग नहीं आएगा, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, स्टन्ड, स्टनिंग नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, हाँ यहाँ पर लेना। आई वॉज स्टनिंग टू सी मैसिव में क्या गलत है। स्टनिंग मीन्स क्या होता है, ब्यूटीफुल या वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ थिंग नॉट अ पर्सनस रिएक्शन। यहाँ पर किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्सन के रिएक्शन के लिए नहीं, है ना। या फिर सरप्राइज्ड होता, अमेज्ड होता या शॉक्ड होता, वैसे ही स्टन्ड होना चाहिए था। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है स्टन्ड, है ना, ये करेक्ट है। यहाँ पढ़ लेना पूरा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके ये टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखे हैं और कई सारे टॉपिक भी मैंने पूरे लिख दिए इसमें, तो वो भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर एरर बताना है। विद द एडवेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स लर्निंग टू थिंक लाइक ह्यूमंस, data has become most important resource. With the advent of artificial intelligence, computers learning to think like humans, data has become या फिर most important resource। क्या गलत है चारों में से, बहुत इजी है ये, सामने ही दिख रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। क्योंकि देखो मोस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। आपने कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी होगी ना, बचपन में हम पढ़ते हैं कि कंपेरेटिव बनाने के लिए वो वर्ड के आगे ईआर लगा देते हैं, सुपरलेटिव बनाने के लिए वर्ड के आगे ईएसटी लगा देते हैं। तो जैसे बिग का कंपेरेटिव क्या होगा, बिगर, और बिग का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, बिगेस्ट। तो वैसे ही मोस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। और आपने आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, बेसिक रूल होता है एक आर्टिकल का कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा हम द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, तो इसलिए गलत, यहाँ पर अच्छा एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप पढ़ लेना, वही लिखा होगा। फोटोग्राफर्स हैव बीन डेश टू टेक आइकॉनिक पिक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन द माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, कौन सी कंट्री में है, ज़रा कमेंट्स में बताना। थ्रस्टिंग, डिफीटिंग, स्ट्राइविंग और पुशिंग, क्या होगा इसका सही आंसर। फोटोग्राफर्स हैव बीन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्राइविंग। ऑप्शन सी, स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग का मतलब होता है कि कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए हार्डवर्क करना बोल सकते हैं, है ना। टू ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, एफर्ट डालना किसी चीज़ में, ट्राइंग वेरी हार्ड, स्ट्राइविंग। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेना। थ्रस्टिंग मतलब क्या होता है, डिफीटिंग मतलब क्या होता है, पुशिंग का मतलब भी लिखा है। तो ये तीनों तो गलत आंसर हो जाएंगे, जो कि नहीं बैठ रहे उसके साथ, तो सही आंसर ये हो जाएगा, स्ट्राइविंग। We see the tiny outdoor kitchen, the oldest in Louisiana, where the enslaved cook dash meals for the master's family. Will prepare, will have prepared, would have prepared या फिर might have prepared। तो इसका सही आंसर होगा, आप ये देख रहे हो ना, विल, वुड, माइट, देखो जल्दी से, बहुत इजी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वुड हैव प्रिपेयर्ड। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो आप पढ़ लेना। Chemicals used in coolants and aerosol sprays have dash ozone depletion at the north and the south poles। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन या फिर ड्रीव।
ये सब भी मैंने टेंस वाले वीडियो में समझाया था कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रिवन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हैव आया है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। परफेक्ट टेंस होता है ना, परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मैंने सिखाया था। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप पढ़ लेना। Jellyfish were previously thought to be a dead end for the food web dash their low nutritional content, as with, ever since, due to या as of। क्या सही आंसर होगा इसका, जल्दी से नोट डाउन करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ। यहाँ पर कॉज पूछा है तो उसका कारण हमने बता दिया कि क्यों पूछा है, तो बिकॉज ऑफ मतलब क्योंकि, उसका मतलब ड्यू टू ही होता है। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग गलत है, समराइज, इनह्यूमन, रेडिकुलस या फिर रिसेप्शनिस्ट, किसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आंसर। तो गलत स्पेलिंग है ऑप्शन सी, रेडिकुलस की, क्योंकि रिडिकुलस होता है, यहाँ पर आर ई नहीं आर आई आता है, रिडिकुलस। ठीक है, रिडिकुलस मतलब भी देख लेना, एब्सर्ड या सिली। किसकी स्पेलिंग गलत है जल्दी बताओ, एम्ब्रॉयडरी, कन्फर्मेशन, इंटरफेरेंस या फिर टूर्नामेंट। ऑप्शन सी, इंटरफेरेंस की गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर के बाद ए नहीं आता है, ई आता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर सबके मीनिंग भी लिखे हुए हैं और स्पेलिंग तो तीनों की सही है। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, जो गिवन ईडियम दिया हुआ है मुहावरा, उसका मतलब बताना है हमको। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब क्या होता है वो बताना है। क्लियरली, इमीडिएटली, इन द एंड या लेकिंग इन कॉन्फिडेंस। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इस ईडियम का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली और इमीडिएटली। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा है, शी इज़ रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब वो इमीडिएटली हेल्प करने के लिए तैयार रहती है जब भी आपको ज़रूरत हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ इसके रूल्स वगैरह। द स्ट्रेंजर सेड टू रमेश, कैन यू शो मी द वे टू द पार्लियामेंट, क्या आप मुझे पार्लियामेंट जाने का रास्ता दिखा सकते हो। स्ट्रेंजर बोलता है रमेश से, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड रमेश, और यहाँ पर यस नो में आ रहा है तो डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो वेदर ही कुड शो हिम द वे टू पार्लियामेंट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने पूरे रूल्स भी लिख दिए हैं कि कैसे चेंज हुआ है। स्टेप 1 में आपने क्या चेंज किया है, स्टेप 2 से आस्क टू चेंज हो गया है, स्टेप 2 में क्या चेंज किया है, यस नो में आ रहा था, डायरेक्ट से उससे इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, स्टेप 3 में कैसे कैसे उसको चेंज करते हैं, पढ़ लेना। इसमें भी सेम वही है। द गार्डनर सेड टू द गर्ल, डिड यू प्लग दिस फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, तो आप भी आंसर बताओ, मैं भी पढ़ लेती हूँ। द गार्डनर आस्क्ड द गर्ल दैट, डिड नहीं नहीं आएगा। द गार्डनर आस्क्ड द गर्ल इफ दोज फ्लावर्स वर प्लक्ड बाय हर फ्रॉम द गार्डन, द गार्डनर आस्क्ड द गर्ल इफ शी हैड plucked those flowers from the garden, the gardener asked the girl she had plucked these flowers from the garden, the garden। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द गार्डनर आस्क्ड द गर्ल इफ शी हैड प्लक्ड दोज फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है। यू सेड टू मी आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरी सिचुएशन, you told me whether you would stand by me, in every situation। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यू टोल्ड मी दैट यू वुड स्टैंड बाय मी इन एवरी सिचुएशन।
ही सेड टू निवेदिता, ऑल योर फॉल्ट्स विल बी फॉरगिवन इफ़ यू कन्फेस देम। अगर आप कन्फेस कर लेते हो तो आपके माफ़ हो जाएंगे जितने भी फॉल्ट आपने किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉलर फॉल्स, विल का वुड हो जाएगा, तो फॉरगिवन इफ शी कन्फेस्ड। हाँ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चारों में से किस में एरर है? द टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल कोरोना वायरस केसेस मीनवाइल हैव इंक्रीज्ड टू over 6.1 million, while the deaths have surged to more than 3,71,000। या नो एरर, कोई एरर नहीं है। तो है, बिल्कुल है, बहुत इजी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हैव इंक्रीज नहीं आएगा, हैज़ आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब में कितनी बार आपको बता चुकी हूँ। अब साइंस के क्वेश्चन इंग्लिश के खत्म हो गए हैं। मानव त्वचा सूर्य के प्रकाश में आने पर मुख्य रूप से कौन सा विटामिन संश्लेषित करती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या फिर विटामिन के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी विटामिन डी, है ना। विटामिन डी है लेकिन आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, जो यूवीबी किरणें होती है वो त्वचा में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 में चेंज करती है, जो हड्डी और कैल्शियम अवशोषण के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने जो विटामिन था वो पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, तो आप पढ़ लोगे ना, आप पढ़ लेना पीडीएफ से जाके। मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। विटामिन क्या होता है, ठीक है, सब लिखा हुआ है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, उनके साइंटिफिक नाम क्या होते हैं, उनकी कमी से कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, और सोर्सेज क्या है उन विटामिन के, सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। जल में घुलनशील विटामिन, तो विटामिन का पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, रोग जनकों से लड़ना है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, या फिर हार्मोन का निर्माण करना। क्या काम करता है हीमोग्लोबिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला लोहयुक्त प्रोटीन होता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन को बांधता है, ऊतकों में, टिश्यूज में रिलीज करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखो, मैंने पूरा ग्रीन हाउस गैस वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। तो आप पढ़ लेना क्या होता है ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट ये ज़रूर पढ़ लेना। CO2 होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर्स या CFCs, ये सारे। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसको दर्शाता है? न्यूट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या फिर नाभिकीय कणों की कुल संख्या? तो आपको पता होगा, किसी भी एलिमेंट का एक एटम होता है, एटम से ही बनता है। तो एटम, ये मान लो एक एटम है, इसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं जिन पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर होते हैं, और यही होते हैं एटॉमिक नंबर, जो कि परमाणु संख्या दर्शाते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिला के क्या बनता है? एटॉमिक मास बनता है। इतना याद रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या दर्शाते हैं? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या दर्शाएंगे? एटॉमिक मास। इसके नाभिक की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। और इनकी खोज भी याद रख लेना किस किसने करी थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? सर J.J. थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टिन ने, और न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लीवर का कार्य नहीं है? क्या नहीं करता है लीवर?
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज या फिर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्या काम नहीं करता है, यहाँ पर नॉट लिखा है तो ध्यान रखना। लीवर क्या काम नहीं करता है, तो ऑब्वियसली आरबीसी नहीं बनाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी नहीं बनाता है, बोन मेरो में बनता है आरबीसी। बाकी ये तीनों काम लीवर के हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है केमिकल्स का, बाइल जूस बनाता है, प्रोडक्शन करता है उसका, और रेगुलेशन करता है ब्लड के ग्लूकोज का। नाभिकीय रिएक्टरों में किस तत्व का उपयोग मॉडरेटर के रूप में होता है? यूरेनियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम या फिर थोरियम। इजी है ये तो, ऑप्शन बी ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉडरेटर क्या करता है, न्यूट्रॉनों की जो गति है वो कम कर देता है। मानव शरीर में जल संतुलन को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एडीएच या फिर ग्लूकेगॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एडीएच। ठीक है, ये पढ़ लेना। कौन सा ऑर्गेनल कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत इजी है और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल वाला पूरा टॉपिक मैं आपको पहले ही कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और ये ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, इसके अलावा और न्यूक्लियस में भी डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए पाया जाता है। पौधों में कौन सी प्रक्रिया प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इजी है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या फिर किण्वन। तो ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर हो जाएगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस। वो एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, पानी लेते हैं और CO2 लेते हैं। पानी, CO2 और सनलाइट और क्लोरोफिल जो उनके पास होता है उनका यूज़ करके वो क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है इस प्रोसेस का, ऑक्सीजन, जो कि हम लोग इनहेल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह फॉर्मूला लिखा हुआ है। CO2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल भी होता है। तो C6H12O6 मतलब क्या बन गया, ग्लूकोज। और बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस। पानी H2O अणु में किस प्रकार का बंधन होता है? जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ना, तो H2O में कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोवैलेंट बॉन्ड होता है H2O में। तो अब यहाँ पर देखना, मैंने पूरा केमिकल बॉन्ड वाला टॉपिक कंप्लीट लिख दिया है, पूरे नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको पढ़ लेना है ना, कि क्या होता है केमिकल बॉन्ड, जो एटम्स है वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, और कौन कौन से बॉन्ड इंपॉर्टेंट है ना, टाइप्स कितने होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से आयोनिक बॉन्ड होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, किसके बीच में बनता है, कैसे बनता है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का भी पूरा लिखा हुआ है ना, मेटेलिक बॉन्ड, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड्स होते हैं वो भी पूरा लिखा हुआ है। तो कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन ए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? बहुत ईजी है, और आगे अभी विटामिन के नोट्स दिए थे ना, उसमें लिखा हुआ था ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, विटामिन सी। अरे विटामिन सी है, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था ना। ठीक है, मसूड़ों से खून, त्वचा पर धब्बे, थकान होती है अगर ये कम हो जाता है स्कर्वी रोग होने पर। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? क्या होता है प्राकृतिक नेचुरल गैस में? एथेन, मीथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। 70 से 90% तक होता है। निम्नलिखित में से एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सही है? करेक्ट पूछा है, सही है, इनकरेक्ट नहीं बोला है। तो ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ा करो, करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है। तो पढ़ते हैं
कौन सा सही है? एक सही है, मतलब 3 गलत होंगे। एंजाइम्स इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। एंजाइम्स आर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। एंजाइम्स स्पीड अप रिएक्शन विदाउट बीइंग परमानेंटली चेंज्ड, या फिर एंजाइम्स फंक्शन ओनली इन एसिडिक पीएच। तो देखो, इसका सही आंसर होगा, चारों में से सही पूछा है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंजाइम स्पीड अप रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं, विदाउट बीइंग परमानेंटली चेंज, बिना उनको परमानेंटली चेंज किए। ठीक है, यहाँ लिखा है एक्सप्लेनेशन। एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में कौन सा कथन सही है, ट्रू पूछा है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। X-ray are deflected by electrons, not nuclei. It can determine the chemical reactivity of elements, या फिर it only works for amorphous solids। सही पूछा है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल के एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में इसका यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रसार का उदाहरण है? बायोमैग्निफिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, या फिर मर्क्यूरी एक्यूमुलेशन स्मॉल फिश, लार्ज फिश और ह्यूमंस। तो बायोमैग्निफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट सबसे बुनियादी है और किसी भी बुलियन फंक्शन को लागू कर सकता है? अच्छा, अब साइंस के खत्म हो गए, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। तो चारों में से कौन सा गेट है जो सभी बुलियन फंक्शन को लागू कर सकता है? एंड गेट, और गेट, नैंड गेट या फिर एक्सॉर गेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नैंड गेट जो होता है वो हर तरह के बुलियन फंक्शन को लागू कर सकता है। कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में कौन सी स्मृति रैम से तेज होती है लेकिन आकार में छोटी होती है? कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, वर्चुअल मेमोरी या फिर रोम? तो देखो, यहाँ पर बच्चों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जिसमें भी कंप्यूटर आता है पूछा जाता है। देखो, सबसे तेज, सबसे फास्ट कौन सी होती है? रजिस्टर। सबसे फास्ट, सबसे पहले नंबर पर कौन सी आती है? रजिस्टर। फिर सेकंड नंबर पर आती है कैश मेमोरी, फिर आती है रैम, और रैम के बाद आती है रोम, और फिर सारी सेकेंडरी मेमोरीज आती हैं, जितनी भी होती है सेकेंडरी वो सब बाद में आती है। तो सबसे फास्ट रजिस्टर होता है, रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी, कैश के बाद आता है अपने रैम, रैम के बाद रोम, ये याद रखना। तो अभी इसमें रजिस्टर तो है नहीं, तो रैम से तेज थी कैश मेमोरी, तो ऑप्शन ए कैश मेमोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित रेट स्तरों में कौन डेटा पुनरावृत्ति और प्रदर्शन सुधार दोनों प्रदान करता है? रेट 0, रेट 1, रेट 5 या रेट 10? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, आप बताओ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, रेट 10। कौन सा मैलवेयर खुद को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाता है? वायरस, ट्रोजन, वर्म या फिर स्पाईवेयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोजन। ट्रोजन अपीयर्स यूजफुल बट कंटेन्स मेलिशियस कोड, है ना। यूजफुल लगता है लेकिन इसके पास क्या होता है? एक मेलिशियस कोड होता है। मालवेयर का मतलब ही क्या होता है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर। फुल फॉर्म क्या होता है मालवेयर का? मेलिशियस सॉफ्टवेयर। डीएनएस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। क्या काम करता है ये? वेबसाइट डेटा स्टोर करना का काम करता है, डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना, इंटरनेट ट्रैफिक एनक्रिप्ट करना, या फिर हानिकारक वेबसाइट को ब्लॉक करना। क्या काम करता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। HTTP पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? FTP, HTTPS,
टेलनेट या फिर SMTP। सबके फुल फॉर्म भी मैंने पिछले वीडियो में करवाए थे, कंप्यूटर के PYQ वाले वीडियो में, तो जाकर देख सकते हो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल S मतलब सिक्योर्ड होता है। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा मुख्य रूप से AI और मशीन लर्निंग के लिए उपयोगी होती है? C, पाइथन, जावा या फिर HTML। बहुत ईजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाइथन। AI और मशीन लर्निंग के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? पाइथन का। सी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी। HTML से वेब पेजेस डिज़ाइन करने के काम आती है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे अधिक रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस प्रदान करता है? बस, रिंग, स्टार या फिर मैश। टोपोलॉजी भी पूरा मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, अब आपको आता होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैश टोपोलॉजी। OSI मॉडल का कौन सा लेयर एंड टू एंड कम्युनिकेशन और एरर रिकवरी के लिए जिम्मेदार होता है? डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क या फिर एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्ट। इन वर्चुअल मेमोरी व्हाट हैपेंस व्हेन अ रिक्वायर्ड पेज इज नॉट प्रेजेंट इन रेम। अगर जिस पेज की हमको ज़रूरत है वो रेम में प्रेजेंट ना हो तो क्या होगा? CPU अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करेगा, पेज फॉल्ट होता है, प्रोग्राम समाप्त हो जाता है या रैम साफ हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेज फॉल्ट अकर्स। पेज फॉल्ट हो जाता है। कौन सी मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है लेकिन रैम की तुलना में धीमी होती है? अभी मैंने हायरार्की बताई थी पूरी। तो स्थायी कौन सी होती है? तो रोम स्थायी होती है और रैम से स्लो होती है। तो ऑप्शन बी, रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, कैश और रजिस्टर दोनों रैम से तेज होती है, वर्चुअल मेमोरी तो नहीं आएगा। नेटवर्क में डिवाइस को डायनामिक IP एड्रेस असाइन करने वाले प्रोटोकॉल DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डेटा हैंडलिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल, डोमेन होस्ट कनेक्शन प्रोटोकॉल या फिर डायरेक्ट होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो चारों में सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मैक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को यूनिकली पहचानने वाले का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक का फुल फॉर्म बताना है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मशीन एड्रेस कोड, मैन एक्सेस कंट्रोल या फिर मॉड्यूल एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका सही आंसर होगा, मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। SMTP का फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से आएंगे और पूरी फुल फॉर्म की लिस्ट मैंने आपको दे दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं और अब हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व। एक आदमी 10 किलोमीटर पूरब, यहाँ से 10 किलोमीटर जाता है वो ईस्ट में, 6 किलोमीटर उत्तर में जाता है, 4 किलोमीटर यहाँ से पश्चिम में चलता है। वो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? पाइथागोरस लगा दो। तो ये पूरा 10 था, यहाँ से 4 निकल गया तो ये कितना बचा? 6 बचा। 6 इधर और ये 6 इधर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। और 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 72। और 72 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा? ये तो पॉइंट में आएगा आंसर, बट ऑप्शन में तो पॉइंट है ही नहीं, तो अप्रोक्स आंसर भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 72 के आसपास अगर हम देखें तो देखो 81 तो 9 का हो जाता है ना, और 8 का 64 हो जाता है, तो 64 के आसपास 8 किलोमीटर अप्रोक्स इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, 8 किलोमीटर्स। कंप्लीट करना है इसको। तो देखो, इंक्रीज हो रहे नंबर, तो 3 में क्या प्लस किया? 8 आया, +5 किया, फिर क्या? +7 किया, फिर +9 किया, फिर +11 कर देंगे, तो 24 में 11 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए वो कहता है कि वह मेरी पिता के एकमात्र पुत्र की माँ है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, उससे क्या संबंध रखती है? बहुत इजी है ये तो। माँ है, बहन है, चाची है या दादी है?
ऑप्शन ए मदर सही आंसर हो जाएगा। एनालॉजी का क्वेश्चन है सादृश्यता। पेंटर ब्रश से संबंधित है तो राइटर किससे संबंधित होगा? कागज से, कलम से, किताब से या स्याही से? तो ऑप्शन बी पेन, कलम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑड वन आउट बताना है, इनमें से क्या अलग है? 14, 21, 33, 39 या 49? तो यहाँ पर 33 नहीं आएगा, 35 आएगा। यहाँ पर 35 कर लो। एक नंबर क्या है? 35। तो 21 अलग है, 33 अलग है, 39 अलग है या 49 अलग है? यहाँ पर 35 करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 39 अलग है, क्योंकि सारे 7 की टेबल में आते हैं ना। 7 2 ज़ा 14 होता है, 7 5 ज़ा 35 होता है, 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 21, 39 नहीं आता है 7 की टेबल में। ट्रेन को ये लिखते हैं तो प्लेन को क्या लिखेंगे? तो सारे लेटर की जो पोजीशन होती है उनको लिख के देखना, बन जाएगा। आपसे मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी काफ़ी सारे इस टाइप के क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ आपको, तो ये सब सॉल्व नहीं कर रही हूँ मैं। आप लोग सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा ये तो आपसे सॉल्व, ठीक है। तो इसका आंसर देखना क्या होता है। अर्थ को ये लिखते हैं तो वाटर को क्या लिखेंगे? तो वही ई 5वीं पोजीशन पर आता है, ए फर्स्ट पोजीशन पर आता है। तो यहाँ से मैच करके देखना कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्लस माइनस जो भी हो रहा है वो करके और आंसर निकाल लेना, ठीक है। खाली स्थान पर क्या आएगा? 7, 14, 28, 56। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56 और 56 2 ज़ा क्या होता है? 112। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान पर क्या आएगा? 121, 144। बहुत ईजी है ये भी, बताओ चारों में से क्या आएगा? तो ये सारे ना स्क्वायर नंबर्स हैं। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 12 का स्क्वायर 144। 169 13 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर 196। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टोकरी में 12 लाल, 15 नीले, 18 हरी गेंदें हैं। एक गेंद चुनी जाए तो लाल न होने की संभावना बतानी है, लाल नहीं होनी चाहिए। तो लाल नहीं तो 12 निकाल दो, 15 और 18 कितनी हो गई टोटल? 33। और टोटल कितनी है? 12, 15 और 18 कितनी हो जाती है? 45। इसको काट दो 3 से। तो 11/15 इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर डॉग्स। ऑल कैट्स आर एनिमल्स, सब एनिमल्स आर डॉग्स। सम कैट्स आर डॉग्स, नहीं। सम एनिमल्स आर नॉट कैट्स, हाँ। तो ऑप्शन बी ओनली 2 फॉलोज इसका सही आंसर हो जाएगा। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, सम पेन्स आर मार्कर्स। तो सम पेंसिल्स आर मार्कर्स, नहीं। सम मार्कर्स आर पेन, हाँ। तो ऑप्शन बी ओनली 2 फॉलोज इसका आंसर हो जाएगा। घड़ी के 10-20 बजे पर घंटे और मिनट की सुइयों का कोण कितना होता है? तो देखो 20 है, मतलब 4 पर होगी, है ना। 4 पर काटा होता है तो 20 हो जाता है ना। और 30-30 डिग्री आगे बढ़ता है तो 4 3 12, तो 120 डिग्री तो इसका हो गया मिनट का। और ये 10 पर है तो ये कितना हो जाएगा? 300। और 10 20 है, मतलब थोड़ा सा काटा आगे बढ़ चुका है तो 1/3 वो हो जाएगा, तो 310 ही हो जाएगा। अब 310 में से 120 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 190। 190 बड़ा कोण, 2 कोण बनते हैं घड़ी में, तो 190 बड़ा कोण है। तो 360 में से अब वापस से इसको माइनस करोगे 190 को तो कितना आएगा? 170। तो 170 डिग्री आना चाहिए, ऑप्शन में है ही नहीं 170 डिग्री। तो यहाँ पर 1 और लगा लो यार, 150, 170, 180 और 160 कर लो, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 170 आंसर होगा इसका, 170 डिग्री।
आते हैं ना आपको ये क्वेश्चन? अगर नहीं आते हो तो मुझे बता देना। ये वैसे बचपन में हमने सॉल्व करे हैं। 50 छात्रों की एक कक्षा में 30 को गणित पसंद है, 25 को विज्ञान पसंद है, 10 को दोनों पसंद है। कितने छात्रों को गणित और विज्ञान में से कोई पसंद नहीं है? तो 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55 माइनस 10 कितना? 45। ये और 50 में से 45 गए तो 5, तो ऑप्शन ए 5 इसका आंसर हो जाएगा। 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एक लाइन में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो क्लूज यहाँ पर गिवन है। 22 से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? जमा लोगे ना आप? कि मैं जमाऊँ यार इसको? डी सिट्स इमीजिएटली एफ, तो डी एफ हो जाएगा। बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जी सिट्स एट वन एक्सट्रीम, जी एकदम कॉर्नर पर बैठा है, या तो फर्स्ट पोजीशन पर बैठा होगा या 7th पर होगा। ई सिट्स इमीजिएटली राइट ऑफ बी एंड ई इज ऑन 6th पोजीशन, तो ई की 6th पोजीशन है, तो बी ई सी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। तो जी फर्स्ट पे कर लो, जी इधर फर्स्ट पे आ जाएगा। ए इज नॉट एन एक्सट्रीम। ठीक है, तीनों साथ में करके देखना है इसको। लेफ्ट से 3rd नंबर पर कौन सा आ रहा है? ठीक है, इजी है, सारे क्लूज लिखे हुए, उसके हिसाब से जमाते जाना सबको। सॉल्व करना है। अब मैथ्स के स्टार्ट हो गए हैं। अब देखो बोर्ड मास, आपको पता है ना बोर्ड मास क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर बोर्ड में डी आता है तो डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 6 1 ज़ा 6, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14। तो ऑप्शन ए 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 डिवाइड इसको सॉल्व करना, क्या आएगा? 2 + 1 3, 3 × 9, 9 और 3 12, तो 18 और 12 मतलब कितना हो जाएगा? 3/2 मतलब 1.5। अब इसमें प्लस करना है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 ही प्लस करना है, 6.5। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, अब बाकी आप सॉल्व कर लेना। तो देखो एस क्या होता है? तीनों साइड को प्लस करके और 2 से डिवाइड करना होता है। ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, और इसका फॉर्मूला होता है, हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, तो वो हेरोन्स फॉर्मूला लगा देना। ये रूट में होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ए की वैल्यू आपके पास है, बी की है और सी की है। फॉर्मूला में सब कुछ पुट करके कैलकुलेशन करके और आंसर निकाल लेना। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या होगा, मतलब सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लेना इसको। एक आयत जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, छोटी भुजा पर अर्धवृत्त बनाया गया है जिसकी रेडियस 5 मीटर है। तो कुल परिमाप ज्ञात करना है, पेरीमीटर हमको निकालना है। 12 और 5, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी क्या है, रुको देख लेती हूँ मैं, 12 और 5, ठीक है। 12 मीटर लेंथ है और 5 मीटर चौड़ाई है। यहाँ पर क्या है, एक अर्धवृत्त बनाया है इन्होंने, सेमी सर्कल। तो अब इसका पूरा ये बाउंड्री निकालनी है, ये पूरा पेरीमीटर हमको निकालना है। तो ये 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा? हाँ, ये 29 हो गया अपना। 29 में अब सेमी सर्कल का क्या होता है? पाई आर। तो पाई कितना है? पाई की वैल्यू होती है 3.14 और रेडियस दिया हुआ है इसमें 5। दोनों को मल्टीप्लाई करके और 29 से इसको प्लस कर देना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लेना आंसर इसका कैलकुलेशन करके। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो इसका सॉल्यूशन लिखा है, अगर आपको नहीं आता है तो इसमें देख सकते हो, बाकी मैंने समझा ही दिया है, वैसे ही करना ईजी है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के एक वृत्त जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंदर वृत्त और वृत्त के बाहर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसका डायग्राम मैं बना देती हूँ। एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है? 10। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है,
हैज़ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड इट। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब एरिया निकालना है सर्कल के बाहर का और स्क्वायर के अंदर का, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है आपको। तो इसके लिए क्या करोगे, स्क्वायर का एरिया निकाल लोगे जिसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। और ये सर्कल का एरिया निकाल लोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस गिवन है, दोनों निकाल लेना और दोनों को माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। 12,000 की राशि 8% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दी गई है। साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है, 12,000, रेट परसेंट 8% है, टाइम 3 साल है और कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेना। 10,000 की राशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट निकाल लेंगे, A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रख देना, रेट परसेंट 5% है, टाइम कितना है, 2 साल। अमाउंट आ जाएगा और अब अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट आप कर लेना, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन में पहले करवा चुकी हूँ इसके। एक दुकानदार ने साइकिल 8,000 में खरीदी, 9,200 में बेची, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट होता है अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ है, 8,000 में खरीदा, 9,200 में बेचा है उसने, तो 1,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 1,200 अपॉन कितने में खरीदा था, 8,000 में, इंटू 100 कैलकुलेट कर लेना तो आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 4,500 में 10% हानि पर बेची है तो उसका SP कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 4,500 और लॉस परसेंट कितना है, 10%। तो क्रय कीमत मतलब कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है तो फॉर्मूला लगा देना, 5,000, 4,950, 4,900, 5,200। आप बताओ सॉल्व करके क्या आंसर होगा। मैं फॉर्मूला बता देती हूँ तो इसका फॉर्मूला होगा लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू CP माइनस SP अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, लॉस परसेंट 10% दिया हुआ है, CP हमको फाइंड आउट करना है, SP 4,500 है और मल्टीप्लाई 100। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। किताब की कीमत 20% बढ़ाई गई, बाद में इसे बढ़ी हुई कीमत पर 10% छूट देकर बेचा गया। कीमत में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, कितना परसेंट चेंज हुआ है। 8% इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है, 8% डिक्रीज हुआ है या फिर 10% डिक्रीज हुआ है। जल्दी से सॉल्व करो, बहुत इजी है। और ऐसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में प्राइस कितना मान लेना, कोई भी चीज़ जो दी है, जैसे यहाँ पर बुक है तो बुक का प्राइस हम कितना ले लेंगे, 100 से सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। तो स्टेप 1 क्या है, CP कितना 100 मान लिया, मैंने बोला था 100 मान लेना। अब इंक्रीज कितना हुआ 20%, तो 100 में 20% इंक्रीज हुआ मतलब 20, तो कितना हो गया 120। स्टेप 2 क्या है, इसमें माइनस हुआ है, 10% डिक्रीज हुआ है तो -12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 108। स्टेप 3 नेट कंप्लीट, पूरा चेंज कितना है, कुल परिवर्तन, तो SP माइनस CP कर देंगे तो 108 लास्ट आया था और स्टार्टिंग क्या था, इनिशियल 100, तो कितना बचा 8, तो कितना हो जाएगा 8% इंक्रीज हो जाएगा। कंपनी में पुरुष और महिला का अनुपात 5:3 है। यदि 8 और महिलाएं जुड़ती है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। स्टार्टिंग में कुल कितने लोग थे वो बताना है। तो इजी है, मैं करके बता देती हूँ, वैसे आप लोग भी कर सकते हो। 64, 48, 56, 60। मैं इक्वेशन बना देती हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखो इक्वेशन क्या बनेगी, स्टार्टिंग में कितने थे, 5x थे और विमेंस कितनी थी, 3x है, उसमें 8 और विमेंस जुड़ गई तो रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया 5:4, 5:4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो x की वैल्यू आ जाएगी और टोटल निकालना है तो 5 में x का मल्टीप्लाई करना, 3 में x का मल्टीप्लाई करना और दोनों को प्लस कर लेना तो टोटल लोग आ जाएंगे। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और 25 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करती है। ट्रेन की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो
क्या आंसर आएगा? सॉल्व करो। इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। देखो इसमें सबसे पहले तो 25 सेकेंड में दिया हुआ है, तो यूनिट सेम कर लेना दोनों की। तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जगह लेंथ आ जाएगा बस। दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है, एक इस साइड एक दूसरी साइड। ट्रेन की लंबाई दी है, दोनों को प्लस कर लेना, दोनों की स्पीड को प्लस कर लेना, ठीक है। और दोनों ट्रेन एक दूसरे को पूरी तरह क्रॉस करने में कितना समय लेगी, और दोनों को डिवाइड कर देना, तो टाइम आ जाएगा 12 सेकेंड, 14 सेकेंड, 10 सेकेंड या 16 सेकेंड। अब मैथ्स के खत्म हो गए हैं, हिंदी के देखते हैं। निम्न में से कौन सी दीर्घ संधि है? दीर्घ संधि क्या होती है? जब सेम वर्ण मिलते हैं, एक समान वर्ण मिलते हैं, तो दीर्घ संधि होती है। बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? बहुत इजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देव प्लस आलय देवालय। दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। राजा प्लस इंद्र का सही रूप क्या होगा? आ और ई मिलके ए बन जाएगा, तो राजेंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रति प्लस उपकार का संधि क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार या प्रत्योपकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्युपकार। जलपान किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष। रामायण पठन किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्म धातु तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्म धातु तत्पुरुष। प्रश्नवाचक वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? बहुत इजी है। चारों में से कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी के काफ़ी सारे लेक्चर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, विराम चिन्ह भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है, संधि समास वगैरह काफ़ी कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। शब्दों को अलग करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह उपयोग होता है? दो शब्दों को अलग करना है, अभी 2-3 दिन पहले विराम चिन्ह का वीडियो बनाया था, उस पर मैंने बताया था कि कौन सा यूज़ करते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक। तो देखो एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। विस्मयादिबोधक तो अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए हर्ष, शोक, दुख वगैरह में यूज़ करते हैं। प्रश्नवाचक क्वेश्चन पूछने के लिए। पूर्ण विराम डॉट नहीं होता है, ये तो इंग्लिश में होता है, तो एक लंबा डंडा होता है पूर्ण विराम का। तो पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर, जब वाक्य खत्म हो जाते हैं तो पूर्ण विराम यूज़ करते हैं। लेकिन दो शब्दों के बीच में रुकने के लिए, शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे बाजार से केला, आम, संतरा लेते आना, तो केला कॉमा आम कॉमा कॉमा करके लिखते हैं ना, तो शब्दों को अलग किससे करते हैं? अल्प विराम से, कॉमा से। और दो सेंटेंस को अलग करना है तो अर्ध विराम, सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। क्षिति का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश, पृथ्वी, इंद्र या सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। क्षिति का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी। नृप का सही पर्यायवाची क्या होता है? ब्राह्मण, राजा, देव या फिर शत्रु। बहुत आसान है, ऑप्शन बी, राजा। भारतीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? य, ईय या फिर न। तो ऑप्शन बी, ईय प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। शुद्ध वाक्य को पहचानना है, चारों में से कौन सा सही है? दोनों छात्रों में से कोई नहीं आए, दोनों छात्रों में से कोई नहीं आया, दोनों छात्रों में से कोई नहीं आया, और दोनों छात्रों में से कोई नहीं आए। क्या सही होगा इसमें? शुद्ध कौन सा है? देखो एक बार को देखने पर आपने ए और डी को तो एलिमिनेट कर दिया होगा, आपको बी और सी दोनों सही लग रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो छात्रों में यहाँ पर ये पीछे डॉट नहीं आया, यहाँ पर इसे डॉट आता है, लिखते हैं तो यहाँ पर डॉट आता है, वो नहीं है, और सी में लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होता है? अपोजिट वर्ड वैमनस्य का। एकता, मैत्री, सौहार्द या फिर सद्भावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौहार्द। मुहावरे का सही अर्थ बताना है। नाक कटना, अपमान होना, धोखा देना, प्रसिद्ध होना या गलती सुधारना। तो ऑप्शन ए, अपमान होना। बोलते हैं ना, नाक कट गई, इसने हमारी नाक कटवा दी, इस बच्चे ने हमारी नाक कटवा दी, ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं कुछ कुछ। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा अलंकार है? समय तो रुककर भी आगे बढ़ जाता है। विरोधाभास, उपमा, रूपक या मानवीकरण। अलंकार भी पढ़ाए थे मैंने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरोधाभास। क्यों लग रहा है विरोधाभास? क्योंकि यहाँ पर देखो, रुक कर भी आगे बढ़ना, रुक कर आगे बढ़ना, विरोध उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसलिए विरोधाभास अलंकार यहाँ पर होगा। तो अपने आज के 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपका जितना भी स्कोर हुआ है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी और बहुत सारे मॉक टेस्ट होने वाले हैं। इसके अलावा आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्क्रीन पर इसकी प्लेलिस्ट शो हो रही है MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की। उसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे लाइन से, स्ट्रैटेजी के, PYQ मैंने बहुत सारे करवाए हैं, मॉक टेस्ट करवाए हैं, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।